बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 यूनिट 3 डायनेमिक्स के टॉपिक 3.4 फ्रिक्शन को। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली अगर हम बात करें तो हम फ्रिक्शन कहते हैं जिसको हम उर्दू में यूँ कहें कि रगड़ को, ठीक है, किसी चीज़ के किसी सरफेस के एक सरफेस पर जो है उसके कहना चाहिए उन दोनों के मिलने को। और अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो यहाँ इन्होंने डेफिनेशन दी है, इसकी जो बुक में दी है वो द फोर्स दैट रेजिस्ट्स रिलेटिव मोशन। ठीक है, वो फोर्स है जो रेजिस्ट करती है कि दोनों रिलेटिव मोशन को, यानी जो मोशन बीच में चल रहा होता है बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, दो सरफेसेस के दरमियान जब दो सरफेस आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान जो मोशन हो रहा होता है उसको जो फोर्स कम करने की कोशिश करती है वो कहलाती है फ्रिक्शन। ठीक है, और इसकी अगर हम एक और डेफिनेशन लें जो निस्बतन आसान भी हो सकती है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फंक्शन। इसमें दो सरफेस नहीं आ जाएंगी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरफेस हमें नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, तो वहाँ हमें एक ही सरफेस दिख रही होती है, तो उसमें ये डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी कि द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा इससे पहले इन्होंने थोड़ा सा ये बात कही है कि अगर हम किसी गेंद को फेंकें, ठीक है, व्हाई डज इट कम टू रेस्ट, वो हिलती क्यों नहीं रहती, जबकि हमने कहना चाहिए कि न्यूटन्स के लॉज में ये बात पढ़ी थी कि एक मूविंग चीज़ जो है वो मूव करती रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रोकने के लिए। तो हमें तो यहाँ कोई फोर्स नज़र नहीं आ रही होती जो उस पर अप्लाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद रुक जाती है। जब हम किसी बॉल को किक मारते हैं या किसी बक्से को धक्का देते हैं तो बॉल थोड़ी दूर तक मूव करती है जबकि बक्सा जल्दी रुक जाता है। इसकी क्या वजह है, क्यों रुक जाते हैं दोनों, और एक देर से एक जल्दी क्यों रुकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो ये हैं ये हमें इस टॉपिक में जो है वो समझ में आएंगी। इसमें हम देखेंगे कि आखिर इस चीज़ की वजह क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स कॉज्ड बाय द रफनेस और डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कॉज होती है, जो पैदा होती है दो सरफेसेस की रफनेस की वजह से। ठीक है, ये कि उनकी फॉर्मेशन के ख़राब होने की वजह से, यानी वो सीधी ना हो बल्कि कहीं ऊपर नीचे उनकी सरफेस में उतार चढ़ाव हो। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि दो सरफेस ऐसी होती हैं जिनमें हमें आइज से, आँखों से देखने से कोई ऐसी डिफॉर्मेशन या रफनेस नहीं दिखती, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको देखें तो हमें यहाँ पर जो है फिर भी कुछ ना कुछ रफनेस दिखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर भी किसी न किसी हद तक चूँकि फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है तो लिहाजा वो दोनों चीज़ें जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो मुतासिर होती है। ठीक है, the friction force between a wooden block and cemented floor caused by the roughness of both the surfaces। एक ब्लॉक हम चलाएं लकड़ी वाला किसी सीमेंट के फर्श पर तो वो रुक जाएगा। उसकी वजह ये है कि दोनों में कुछ ना कुछ रफनेस है, अगरचे हमें वो रफनेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमें नज़र आ जाएगी। ठीक है, अच्छा Frictional forces are always parallel to the plane of contact between two surfaces। ये हमेशा पैरेलल होती है। ठीक है, और पैरेलल होती है बिटवीन टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, वो जो जगह है जहाँ वो कांटेक्ट कर रही हैं उससे। ठीक है, एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, सपोज फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है, इस तरफ धक्का दिया जा रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इस तरफ को इसको जो है फोर्स देगी। इट मीन्स ये इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, आगे यही बता दिए जो मैं पहले बता चुका हूँ, द फोर्स दैट रेजिस्ट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, it can increase to a certain value knowing as limiting force। अच्छा, ये बात याद रखें
इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स आर। नॉर्मल फोर्स वो है जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सपोज इसको मैं यहाँ एक तस्वीर बनाता हूँ, ठीक है। ये एक बक्सा है, बॉक्स है, इस पर फोर्स दी जा रही है इसको इस तरफ मूव करने की, ठीक है। तो फ्रिक्शन इसके इस तरफ जो है एक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन, अच्छा, ये फोर्स जितनी बढ़ती जाएगी ये फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये फोर्स तो बढ़ सकती है, बढ़ाई जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है ये बढ़ती तो है इसके साथ साथ, लेकिन ये एक लिमिट तक बढ़ती है। एक लिमिट तक बढ़ने के बाद वो रुक जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो जो वो लिमिट है जहाँ तक वो बढ़ रही है वो लिमिट कहलाती है लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। वो अपने आप को खुद एडजस्ट करती है मुख्तलिफ सरफेसेस के हिसाब से। इट कैन इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू नोइंग एज लिमिटिंग फोर्स। वो एक वैल्यू तक इंक्रीज करती है, ठीक है, लेकिन एक जगह तक जाकर रुक जाती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स से। जितनी फोर्स हम लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन ये हो सकता है कि हम जो लिमिटिंग फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बढ़ेगी तो, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक जाकर रुक जाएगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, यानी फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स से जो वहाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल फोर्स यूँ कहें कि हद इंतहा बढ़ाई जा सकती है, जबकि लिमिटिंग फोर्स जो है एक ख़ास हद तक जाकर रुक जाती है, ठीक है। अच्छा, द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट, that is represented by coefficient of friction mu. Thus Fs, अब यहाँ ये प्रोपोर्शन का साइन था, इसको हम इक्वेशन के साइन में कन्वर्ट कर देंगे एक कांस्टेंट के साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। और वो जो है वो जाहिर किया जाता है म्यू के साइन के। ये चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जो है वो पहले से मालूम है, और मुख्तलिफ सरफेसेस के हिसाब से मुख्तलिफ जो है कोएफिशिएंट होता है। दो सरफेसेस के हिसाब से यहाँ आप देख सकते हैं टायर और रोड का जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट 1.0 है, आयरन और आयरन का 1.0 है, ग्लास एंड ग्लास का 0.9 है, वुड एंड सीमेंटेड फ्लोर का 0.6 है, वुड एंड मार्बल का। तो ये सब का यहाँ जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले के ज़रिए, ये बेसिक बात यहाँ समझने की है कि इस फार्मूले के ज़रिए हम लिमिटिंग फोर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन बातें यहाँ क्या हो गई, वो ये कि लिमिटिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस नॉर्मल फोर्स से जो अप्लाई हो रही है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जैसे बढ़ेगी वैसे ही लिमिटिंग फोर्स भी बढ़ेगी, लेकिन नॉर्मल फोर्स जो है वो हद इंतहा बढ़ाई जा सकती है, जबकि लिमिटिंग फोर्स जो है वो एक ख़ास हद तक जाकर रुक जाती है। जब उस ख़ास हद तक रुक जाती है फिर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जो है इक्वेशन में तब्दील करके हम मालूम कर सकते हैं कि लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू क्या है। और यहाँ पर हम कांस्टेंट अगर मालूम करना चाहें तो वो भी मालूम कर सकते हैं। अगर हमें लिमिटिंग फोर्स पता हो, नॉर्मल फोर्स पता हो, तो हम किसी भी दो सरफेसेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात समझने की है, वो ये कि जैसा कि ये फार्मूला आ रहा है F = म्यू आर, तो ये आर हमें पता है ये नॉर्मल फोर्स है, एक फोर्स है। ये फोर्स एक चीज़ पर जो कि सरफेस पर रखी है और मूव कराने की उसको कोशिश की जा रही है, तो वो फोर्स जो है उसका वेट है। When a body is placed on a surface, अच्छा नहीं, मतलब वो सिर्फ रखी है, अभी मूव नहीं कराई जा रही। When a body is placed on a surface, weight acts downward, then according to Newton's third law of motion, R = W, ठीक है। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये यहाँ पर वेट है जो एक्ट कर रहा है ये डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ। हेयर W = mg, ठीक है। W हमारे पास mg के तौर पर आ जाएगा, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू
तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो जब ये इसको डाउनवर्ड जो है ये फोर्स एक्ट करेगी तो इन द रिएक्शन ये इसको अपवर्ड उठा कर रखेगा, ठीक है। R इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन हमने तब्दील कर दी, ठीक है। यहाँ जो फोर्स थी नॉर्मल फोर्स उसको हमने वेट में कन्वर्ट करके एम जी जो है वो मालूम कर लिया। तो अगर हम किसी भी चीज़ का जो कि ज़मीन पर रखी हो मालूम करना चाहें कि उस पर रिलेटिव फोर्स जो है उसके लिमिटिंग फोर्स जो है वो क्या है, इस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट सरफेसेस एज शोन इन टेबल 3.2, ये बताया गया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आई थिंक यहाँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताएंगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको तेज़ी से ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि अगर लिमिटिंग फोर्स बढ़ जाए तो क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक फोर्स, इट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे होता है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो कहलाती है, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये रेजिस्ट करती है इसकी मूविंग की एबिलिटी को, ठीक है। इस बॉडी के अंदर जो मूविंग की एबिलिटी है उसको रोक के रखती है। इसका नतीजा क्या होता है कि उसकी वजह से वो चीज़ रेस्ट की पोजीशन पर रुकी रहती है। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होती है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होती है, ठीक है, जो उसको रोक के रखती है। अब अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए फोर्स उसके ऊपर किसी भी किस्म की, तो फिर क्या होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ जो है मूव कर रही है तो उसकी जो मूवमेंट है उसको आहिस्ता आहिस्ता या जैसे भी उसको कम करे या रोके, जो फोर्स है वो कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे एक बक्सा है, एक डब्बा है जिसको हम धक्का दें ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो वो मूव करते करते जो है रुक जाता है, या एक बॉल है जो ज़मीन के ऊपर मूव कर रही है, मूव करते करते रुक जाती है, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रही है उसके रोकने में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी, जब एक बॉडी जो है वो स्लिप करती है, यानी स्लाइड करती है, स्लिप नहीं स्लाइड करती है, रोल नहीं करती, ठीक है, स्लाइड करती है एक दूसरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो इस पे जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन व्हील्स, जब एक बॉडी रोल करती है तो जाहिर है वो गोल ही होगी, ठीक है। व्हील्स, द फ्रिक्शन इज सेड टू बी रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो मच लेसर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। यही वजह है कि जो स्लाइड करने वाली चीज़ है वो जल्दी रुक जाती है, जबकि रोल करने वाली चीज़ जो है वो थोड़ा आगे तक जाती है, ठीक है। और यहाँ एक बात और समझने की है, अब आपको समझ में आएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जो जब ज़्यादा फोर्स लगे तो क्या होता है। अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं नीचे। In case of rolling friction, the contact area between two surfaces is lesser than the contact area in case of sliding bodies. जब एक बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही होती है किसी भी चीज़ पर, तो उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है जो दोनों सरफेस के दरमियान मिल रहा है वो ज़्यादा होता है निस्बतन उस चीज़ के जो उसके ऊपर रोल कर रही है, उसका कॉन्टैक्ट एरिया उससे कम होता है, ठीक है। Therefore, अच्छा, एरिया इन therefore ball bearings are used in vehicles that they can reduce the contact area as compared to the contact area of axle and bush, ठीक है। एक्सल एंड बुश जो है कम यूज होते हैं, बॉल बेरिंग्स जो हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है तो फ्रिक्शन कम होती है, चीज़ रोल ज़्यादा करती है। अ पेडिस्टल फैन विद बॉल बेरिंग सेव्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर ये पेडिसल फैन जो है उसके अंदर अगर हम बॉल बेरिंग इस्तेमाल करें तो वह इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है वो कम से कम यूज़ करेगा, ज़्यादा तेज़ी से कम पावर में घूम जाएगा। देयरफॉर द कस्टमर ऐसा फ़ैन ज़्यादा लेते हैं जिसमें बॉल बेरिंग इस्तेमाल हो, बुश और एक्सल से हट के, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस है और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये भी हम देख लेते हैं ताकि इसके हमें फ़ायदे और नुकसान समझ में आ जाए। फ्रिक्शंस इनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड, ठीक है। फ्रिक्शन हमें ज़मीन पर चलने में मदद देता है। हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो ज़मीन जो है एक फ़ोर्स हमारे अप्लाई करती है, रिएक्शन में पैदा होती है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वो हमें रेजिस्ट करती है, रोक के रखती है स्लिप होने से, ठीक है। अगर फ्रिक्शन वहाँ ना हो तो हम स्लिप हो जाएं, ठीक है। फ्रिक्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्लाइडिंग, फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। एज सैंड इज थ्रोन टू मेंटेन फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड रेलवे ट्रैक्स, ऐसे ट्रैक्स जहाँ गाड़ी का जो है रेलवे गाड़ी को रेल को जो है स्लिप होने में ख़तरा हो, वहाँ रेत जो है वो डाली जाती है उन ट्रैक्स पर ताकि वहाँ फ्रिक्शन बढ़े और गाड़ी स्लिप होकर निकले नहीं। द कार ब्रेक स्लो डाउन द कार टू स्टॉप सेफली, कार के भी ब्रेक जो हैं वो लगते हैं, फ्रिक्शन वहाँ पैदा होती है जब टायर रुकता है, रोलिंग जो पावर है, रोलिंग जो कहना चाहिए फोर्स है वो ख़त्म हो जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो कार जो है वो आसानी से रुक जाती है। थ्रेड्स एंड ग्रूव्स आर डिजाइन्ड ऑन टायर्स टू इंक्रीज, अच्छा ये जो इस तरह का जो शेप टायर्स पे होता है ये हम प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसलिए दिया जाता है कि जब ब्रेक लगे तो ये जो है ये ग्रिप कर लें उसको, सड़क को, रोड को, तो ये जब ग्रिप करते हैं तो गाड़ी ज़्यादा आसानी से रुक जाती है, स्लिप या स्किड नहीं करती, ठीक है। On tires to increase the friction and improve grip between road and wheel. Now vehicles are equipped with anti-lock braking. अब जो है ABS इस्तेमाल होती है, ये डिज़ाइन है, ये ऑटोमेटिक जो है तौर पर काम करता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है, जहाँ उसको महसूस हो कि गाड़ी थोड़ा बहुत भी स्लिप हो रही है, तो ये वहाँ नीड के मुताबिक जो है वो ब्रेक लगाकर जो है गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है ये सिस्टम। ABS डिज़ाइन टू मेंटेन स्टीयरिंग एबिलिटी, चलाने वाली एबिलिटी भी, इम्प्रूव व्हीकल कंट्रोल, व्हीकल को कंट्रोल करता है। अवॉइड स्किडिंग, स्किडिंग पे अभी हम बात करेंगे, ये बहुत अहम है। अवॉइड स्किडिंग एंड डिक्रीज स्टॉपिंग डिस्टेंसेस ऑन ड्राई एंड स्लिपरी सरफेसेस, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये खुद कंट्रोल कर रहा होता है जितना इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। द ABS मेंटेन्स द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को जो है मेंटेन रखता है। एज द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग इट रिलीजेस द ब्रेक ऑटोमेटिकली, जब जो व्हील जो स्लिप करता है तो ये ब्रेक को ऑटोमेटिकली रिलीज कर देता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, देन होल्ड्स व्हील अगेन टू क्रिएट स्टेटिंग फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। देखें ये बात समझने की है, ये जो पूरी लाइन है ये आपको एक बात समझा रही है, वो ये कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, फोर्स, नॉर्मल फोर्स जितनी बढ़े लिमिटिंग फ्रिक्शन उतनी बढ़ती है, लेकिन वो एक लिमिट तक बढ़ती है। जब वो उस लिमिट तक बढ़ती है और फोर्स मुसलसल बढ़ती रहे उसके ऊपर, तो क्या होता है, इसको हम इस टायर के ज़रिए समझ सकते हैं कि जब हम इस टायर को चला रहे हैं तो इस पर जो हम फोर्स पीछे मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं इसको चलाने में, वो एक ख़ास है, ठीक है। वो एक ख़ास स्पीड तक अगर हम चल रहे हैं, उस पर ब्रेक लगाएं हम तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहे हो तो ब्रेक लगाएं गाड़ी को तो गाड़ी रुकने के बजाय स्लिप करती है, स्किड करती है। उसकी वजह यह है कि अब जो ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स इसकी लिमिटिंग फोर्स से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाती, बल्कि उससे आगे जो है वो स्लिप करने लगता है टायर, ठीक है। तो ये जो ABS जो है ये मेंटेन करता है स्टैटिक फ्रिक्शन को। किस तरह के, जब गाड़ी को आप ब्रेक लगाएं, ठीक है, तो गाड़ी स्लिप करने लगती है, जैसे ही स्लिप करती है तो वो ब्रेक को रिलीज कर देता है। ब्रेक को रिलीज करने से क्या होता है कि गाड़ी फिर मूव करने लगती है, और फिर जब वो मूव करती है तो ऑलरेडी उसकी चूंकि ब्रेक लगा होता है स्पीड कुछ कम हो चुकी होती है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब उसको रिलीज करके दोबारा पकड़ती है तो अब गाड़ी स्किड नहीं करती, स्लिप नहीं करती, बल्कि रुक जाती है। तो ये जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से ये होता है कि फ्रिक्शन अगर एक लिमिट तक आकर चूंकि रुक जाती है, उस पर मज़ीद और फोर्स लगती रहे तो फिर क्या होता है कि उसके ऊपर जो चीज़ होती है वो स्लिप करने लगती है, ठीक है।
तो ये हमें ABS के ज़रिए बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझाई गई है यहाँ पे कि ये चूँकि ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जैसे उसको पता चलता है कि ब्रेक की वजह से गाड़ी स्किड कर रही है, स्लिप कर रही है, वो ब्रेक को खुद रिलीज़ करता है एक ज़रा से सेकंड के हिस्से के लिए और उसको कंट्रोल करके दोबारा उसको ब्रेक लगाने पे उस स्पीड पर ले आता है जहाँ ब्रेक लगाना जो है वो महफूज हो। ठीक है, आगे डिसएडवांटेजेस बताएंगे। फ्रिक्शन का लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। फ्रिक्शन की वजह से जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज़्यादा जो है एनर्जी उसमें जो है मशीन्स वगैरह में जो है वो ज़ाया होती है। फ्रिक्शन जितनी कम हम रखें, बसा औकात हमें मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि चीज़ तेज़ी से घूमे। जैसा कि ऊपर पंखे की मिसाल दी थी, उसमें अगर बॉल बेयरिंग के बजाय हम बुश और एक्सल वगैरह लगाएं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। लेकिन बॉल बेयरिंग चूँकि कम फ्रिक्शन देता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कम जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, फ्रिक्शन लीड्स टू वियर एंड टियर पार्ट्स। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा हो वहाँ चीज़ें जो हैं वो टूट भी जाती हैं, फट भी जाती हैं। हैंस इंक्रीजेस द सर्विस कॉस्ट, तो उस पर सर्विस जो है उसकी कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि हम उसकी गाड़ी की और मोटरसाइकिल वगैरह की जो है वो सर्विस कराते हैं, उसकी वजह यही होती है कि एक अरसे फ्रिक्शन रहने के बाद उसकी चीज़ें जो टूट फूट का शिकार होने लगती हैं। फेलियर ऑफ ऑयल पंप इन कार इंजन्स, कभी कभी क्या होता है कि ऑयल जो है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ड्राई मेटल आपस में जो है वो टकराने लगते हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इंजन सीज हो जाता है। ठीक है, आगे वेज बताइए कुछ रिड्यूस करने की फ्रिक्शन की। ठीक है, तो व्हील्स के ज़रिए, क्योंकि यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि फ्रिक्शन चूँकि कम होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो कम एनर्जी यूज़ होती है। व्हील्स, पुलिस, बॉल बेयरिंग्स, ये देखें बॉल बेयरिंग्स जो है इसमें कम कांटेक्ट हो रहा होता है दोनों सरफेस के दरमियान, तो मूवमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि एक्सल और बुश वाले जो बेयरिंग्स हैं जो पूरा का पूरा अंदर मेटल लिए होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें नुकसान ये होता है कि पूरा मेटल अंदर जो है वो मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके अलावा बॉल बेयरिंग्स लुब्रिकेंट्स यानी तेल वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेफाइट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रिक्शन को कम करने के लिए। लुब्रिकेटिंग द मोटर एक्सल, सेविंग मशीन एंड बाइसिकल चेन रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इन तीनों चीज़ों में भी तेल इसी तरह इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, प्रिवेंट करे वो चीज़ों की तोड़ फोड़ को। द शेप ऑफ ए व्हीकल, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनकी शेप भी आगे से ऐसी बनाई गई होती है कि वो एयर के साथ ज़्यादा रेजिस्ट ना करें। एयर जो है वो उनकी शेप ऐसी होती है कि ख़ास तौर पे कार वगैरह की, गाड़ियों वगैरह की, इससे क्या होता है कि एयर इनको डायरेक्ट रोकती नहीं बल्कि स्लिप करके निकल जाती है। ठीक है, तो स्लिप करके निकल जाती है तो एयर का रेजिस्टेंस कम से कम रहता है। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। यूनिट 2 और यूनिट 3, यूनिट 2 लिखा हुआ है बुक में भी। यूनिट 3 डायनेमिक्स हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, और इंशाल्लाह अब हम इसके वर्क एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। 3 या 4 चैप्टर्स ख़त्म करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।